आदाब नाजरीन, मैं हूं वाहिद नसीम और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू। अपने वादे के मुताबिक मैं पाहवा साहब के साथ आपके लिए हाजिर हूं। पाहवा साहब, खैर मकदम है आपका। थैंक यू सर। देखिए थैंक यू। देखिए नाजरीन, आज हम जो बात करने वाले हैं वो मौजू है इंटरनेशनल। चलिए हम एक नज़र डाल लेते हैं कि अमेरिका, चीन, रशिया, गल्फ, इन तमाम देशों में क्या चल रहा है और क्या असरात जो है वो हम लोगों पर उसके पड़ने वाले हैं, या उन लोगों के देशों के आपस में क्या ताल्लुकात हैं और क्या उनके रिश्ते होने वाले हैं। तमाम एक छोटी सरसरी नज़र डाल लेते हैं। वैसे तो आपके साथ रोज़ ही इस प्रोग्राम में शामिल होना है। तो पाहवा साहब, आज जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट जो ट्रंप है, वो ये कह रहे हैं कि चीन के साथ अब शायद वो अपने ताल्लुकात को पूरी तरह ख़त्म करना चाहते हैं। और जिस तरह से ब्रिटेन में अर्थव्यवस्था को लेकर बेचैनी है, ब्रिक्स को लेकर आपसी कॉन्फ्लिक्ट है और महारानी को लेकर भी कुछ बातें चल रही हैं। दूसरी तरफ ये एक चर्चा शुरू हो गई है अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में कि रशिया में बहुत ज़्यादा तादाद तो ज़रूर बढ़ रही है कोविड-19 को लेकर, मगर मौत ना के बराबर है। इसके पीछे क्या राज हो सकता है? चीन क्या वाकई इस कोरोना कोविड-19 का खिलाड़ी था, या फिर इसके ऊपर क्या क्या आपको लग रहा है कि टोटल आपका इवैल्यूएशन क्या कहता है इस तमाम हालात को लेकर? देखिए सर, जहाँ तक बात आप करते हैं कोविड-19 की, और मैं दर्शकों को भी ये बता दूँ कि कोविड-19 को फ़िलहाल हम एक तरफ छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारी सरकार और दुनिया की जितनी भी सरकारें हैं, वो जो कुछ कर रही हैं या जो कुछ दिखा रही हैं, उसका दूर-दूर से कोरोना से कोई संबंध नज़र नहीं आ रहा। हवाई जहाज बंद करने, कारखाने बंद करने और इकोनॉमी डाउन करनी या डिजिटल करेंसी लगानी, इन सब का कोरोना से क्या वास्ता है और क्या नहीं है, ये सब समझने वाली बात है, या समझ के भी आप इसको एक तरफ छोड़ सकते हैं। फिलहाल हम कोरोना की बात नहीं करते, फिलहाल हम बात करते हैं सबसे आपके पहले मुद्दे की, पहले सवाल की, जो ट्रंप ने चाइना को धमकी दी है। उसमें भी अगर आप अमेरिका के बीच में जाएं, तो आपको एहसास होगा कि पेंटागन, अमेरिका का तंत्र और ट्रंप, ये दोनों आमने-सामने खड़े हैं। लगभग ये ऐसी सिचुएशन है जैसी एक ज़माने में केजीबी और गोर्बाचोव आमने-सामने खड़े हो गए थे। अभी आज के ही वाशिंगटन टाइम्स में, वाशिंगटन न्यूज़ में छपा हुआ है, एक डेविड का आर्टिकल है, और सबसे बड़ी बात ये है कि उस आर्टिकल को उसने फ्रंट पेज पे छापा है, और जो उसका ऑथर है, राइटर, उसके बारे में कहा जाता है कि पेंटागन से उसके बड़े अच्छे संबंध रहे हैं, या उसके माध्यम से पेंटागन, जैसा कि आमतौर पे हम यहाँ भी देखते हैं कि पत्रकारों के माध्यम से ही सरकारें अपनी नीतियां और अपने ख्यालात जनता के बीच में लाती है। तो उसका ये कहना था आज के आर्टिकल में कि उसने 10 वार गेम किए हैं, और 10 के 10 वार गेम में अमेरिका चीन से हार जाता है। आप इस चीज को तो बिल्कुल कोई इसमें शक ही नहीं है, आपको मानना पड़ेगा कि हम तो कहीं भी खड़े नहीं होते। आज के जमाने में चीन कम से कम हथियारों के मामले में भी अमेरिका से अगर आगे नहीं है तो कम नहीं है, और मेरा तो मानना है कि बहुत आगे है। ये 10 वार वो क्या आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि किस तरह के वो 10 वार थे? नहीं, ये ऐसा होता है सर, मिलिट्री स्कूल में और जितने भी इस तरीके के डिफेंस इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उसमें एक वारफेयर खेली जाती है। आप समझिए जैसे बच्चे वीडियो गेम चलाते हैं, उस तरीके से वो नहीं नहीं, मैं ये समझने की कोशिश, देखिए वैसे आपको पूरा बोलने का मौका दूंगा। आपके आपके जो दर्शक हैं वो मुझ पे काफी नाराज होते हैं कि मैं आपको टाइम नहीं देता, मैं पूरा टाइम दे रहा हूँ। सुनिएगा, मेरा मतलब ये था कि कुछ इस तरह के वार भी किए गए। जब एनवायरमेंट को लेकर पॉलिसी बनाई गई तो वो पश्चिम को उल्टी पड़ गई। दूसरी, इस तरह की बहुत सारी महीन पॉलिसियां बनाई गई जिसमें जो चाइनीज और इंडियन उद्योग थे उनको किसी तरह नकेल डाली जाए, मगर इनकी अपनी सूझबूझ और अपनी कार्यशैली की वजह से वो तमाम वाक़ये भी उनके गले में पड़े, उन नीतियों को उन्होंने बदला। तो मैंने सोचा कहीं उनका ज़िक्र किया हो, तो चलिए आप अपनी बात आगे बढ़ाइए। ये तो सीधी मिलिट्री वार है। और जहां तक आप फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, कल भी हमने कहा था, जबकि आप रेफरेंस दे रहे थे द इकोनॉमिस्ट मैगजीन का, जिसके हिसाब से जब तक 90% इकोनॉमी डाउन नहीं होती
तब तक ये सब तालाबंदी और जो गिरोह है वो चलाता रहेगा। लेकिन कल भी मैंने कहा था और आज भी मैं अपनी बात पे डटा हुआ हूं कि चीन, पाकिस्तान और भारत, ये तीन कम से कम हमारे जी खित्ते के, एशिया के ऐसे देश हैं जिनकी इकोनॉमी 90% कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि चीन मैन्युफैक्चरिंग हब है। आप चीन के बिना कल्पना भी नहीं कर सकते। चीन को छोड़ दूं, अगर मैं चीन को छोड़, सुनिए आज के सुनिए सामान की जनाब, मैं चीन को अगर छोड़ दूं और पाकिस्तान और भारत की बात करूं, तो आप किस इकोनॉमी की बात कर रहे हैं? वो जो लोग भूखे सोते हैं, वो जो करोड़ों लोग रेलवे स्टेशन के नीचे सो जाते हैं, वो जो प्लेटफॉर्म पर सोए मिलते हैं, वो जिनके कम से कम करोड़ों लोग जिनके पैरों में चप्पल नहीं और जंगल में रहते हैं, वो लोग जो पूरे के आप बिहार, उड़ीसा और बहुत सारे सीमांचल ऐसे इलाकों में आप गुजरिएगा, आपको दिखाई देगा कि वो अपना आधा जीवन एक कपड़े में गुजार देते हैं। उस अर्थव्यवस्था की आप बात कर रहे हैं? माफ करना, ये तमाशा मैं कम से कम आपके नाज़रीन, आपके जो दर्शक हैं वो जरूर नाराज होंगे, पर ये ड्रामा नहीं करने दूंगा मैं कम से कम आपको, कि आप तुलना कर रहे हैं फ्रांस से, इटली से, पेरिस से, जर्मनी से, और आपकी इकोनॉमी कहीं है ही नहीं, तो आपकी जो है वो खराब क्या होगी? ये कहना का मतलब, आप सच बोलिए कि आपकी इकोनॉमी पर असर नहीं पड़ेगा। आपकी इकोनॉमी होगी तो असर पड़ेगा ना। आज जो भी हमारी इकोनॉमी है वो कम से कम इतनी तो है कि जब भुखमरी होती है तो पंजाब से ट्रक के ट्रक अनाज के लग के लग जाते हैं। वो इतनी तो है कि जमात के, तबलीग के और मस्जिदों के बाहर लंगर लग जाते हैं। वो इतनी तो है कि आदमी घर से 10 रोटी बना के सड़क पे खड़ा हो जाता है कि कोई मजदूर भूखा ना। माफ करना पावा साहब, एक और कड़वी बात सुन लीजिए, एक और कड़वी बात सुन लीजिए। ये जब आपके लंगर लगते हैं, जब आपके जमात वालों को खिलाया जाता है या जमात वाले किसी को खिलाते हैं, ये सब पॉलिटिकल गठबंधन है। मैंने ये कहा है कि इसी देश में ये तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दानवीर सब मौजूद है, मगर उस भारत को जो वाकई गरीब है, जो वाकई सड़कों पर, क्या आप दिल्ली, बॉम्बे जैसे शहरों में नंगे लोगों को भीख मांगते हुए नहीं देखते? क्या करोड़ों लोग जो है वो इस देश में अलग अलग चौराहों पे खड़े होकर हाथ फैलाकर भीख नहीं मांग रहे? क्या पूरे के पूरे कबीले रोटियों के मोहताज नहीं है? अगर ये सब कुछ करना था तो सारा हिंदुस्तान मिलके या आपकी सरकार मिलके उनको संपन्न तो कर दो पहले। या आप जिनसे कंपेयर करते हो उन देशों के नागरिक 100% सिक्योर है। आप जानते हैं, आपके बच्चे विदेश में रहते हैं, आप जानते हैं कि पैदा होने पर आपको पैसे मिलते हैं, जवान होने तक आपको पैसे दिए जाते हैं, सिक्योरिटी दी जाती है, आपको नौकरी की गारंटी दी जाती है, मकान दिया जाता है, उसके बाद बुढ़ापे की पेंशन दी जाती है। कभी भी आप पैदा होने से लेकर मरने तक सरकार की तरफ से इनसिक्योर नहीं। यहां पर आप अपने इंसान अपनी एक अजीब सी जिंदगी जी रहा है, वो उसको बेचारे को कमा लिया तो रोटी मिल गई, नहीं कमा लिया तो रोटी नहीं मिली। ऐसे सूरत हाल पैदा करने के बाद अगर आपको ये कहते हैं कि आपकी इकोनॉमी पे असर नहीं पड़ेगा, तो आप कहिए कि आप जीरो पे खड़े हैं, आपका कोई बिगाड़ क्या लेगा? नहीं, आप इसमें यहाँ थोड़ा सा मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता। आप अगर ये समझते हैं कि हिंदुस्तान गरीब है तो आपकी गलत फहमी है। हम गरीब नहीं है। कमी क्या है कि हमारे यहाँ पैसा कुछ चंद हाथों में चला गया। अगर उस पैसे को उसी को कैपिटलिज्म कहते हैं। हाँ, तो वही अगर 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 50,000 करोड़ रुपया आज वो अडानी की और दूसरी बिजली कंपनियों को सरकार दे रही है, अगर वो उसकी बजाय उसमें से 10,000 या 2,000 करोड़ रुपया मजदूरों के ट्रकों और बसों के लिए दे दे तो आपको गरीबी नजर नहीं आएगी? तो गरीबी नहीं है। नहीं, मुझे तो पूरे सड़कों पे, मैं कह रहा हूं बॉम्बे से लेके बिहार तक, महाराष्ट्र से लेके कर्नाटक तक, सड़कों पर जो गरीब, जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अपने बैग के ऊपर बच्चों को लिटा के ले जा रहे हैं, कहीं भी मुझे कोई मददगार नजर नहीं आ रहा। ये तमाम सूरत हाल, जो ये गरीबत पूरे हिंदुस्तान की, आज अगर लॉकडाउन में गरीबी देखनी है तो बाहर निकलिए, सड़कों पर जाकर देखिए कि कैसा गरीब है, किस अर्थव्यवस्था की आप बात कर रहे हैं। उनके पैरों की चप्पलों के छाले पड़ गए हैं। ये मानवता की, अमानवता की इंतहा है। आप कहते हैं आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, आपका बचा क्या है? सर, वो गरीब नहीं है, वो लूटे हुए हैं। उनका खून चूस के, उनका पसीना निकाल के लूट लिया लोगों ने। और जिन सेठों ने लूट लिया है, आज उनकी तिजोरियां दोबारा भरी जा रही हैं। आज दोबारा से उनको कर्जे दिए जा रहे हैं, किसी मजदूर को नहीं दिया जाएगा। कल हमारी वित्त मंत्राणी जी ने कहा कि हम रेडी ठेले वालों को देंगे। जरा कैलकुलेशन करके बताएं, पर ठेले वाले को कितना पैसा मिलेगा? नहीं, वो सब मैंने कल कैलकुलेट कर लिया था, ठेले वाले भी जानते हैं। 100 रुपया क्या कर लेगा वो 100 रुपए में? तो आप आई वाच ना करें। जो हकीकत है वो 100% है।
हमारे, आप क्या समझते हैं जी, इतना पूरी दुनिया में सोना नहीं होगा जितना हमारे मंदिरों में है। और आज तो एक नहीं नहीं, मंदिरों का देखिए पावा साहब, मुझे आपत्ति है आप पे। हालांकि मैंने आज अपील की है कि मतलब मस्जिदों मजारों में अगर कोई सोना है तो चूंकि 1962 में जब लड़ाई हुई थी तो निजाम उस्मान ने 5,000 किलो सोना जो है वो जब देश को जरूरत थी वो दान में दिया था। तो हम तो आज भी मैं कहूँ, मैंने अपील की है भाई जहां भी जिसके पास सोना है वो सरकार को दे ताकि अर्थव्यवस्था पटरी पे लाई जा सके। पर मंदिरों की बात मैं नहीं कर सकता क्योंकि मंदिरों ने तो तब भी नहीं दिया था जब 1962 में जब 5,000 किलो निजाम उस्मान ने अर्थव्यवस्था के लिए पैसा दिया था। भाई मैं कौन होता हूँ ये बात कहने वाला, मैं जिक्र भी क्यों करूंगा इसमें। कल भी आप कहीं कहीं से आपने मंदिर के सोने की बात छेड़ दी, आज भी आपको मंदिर का सोना खटक रहा है। आप जानते नहीं है देश किनका है। आप ऐसी बातें मत करिए, आपको सलामत रहना है कि नहीं। नहीं, तो जब ऐसा है जी, जब हमारे हिंदू सम्राट का देश है तो अपने सम्राट के लिए मंदिर नहीं होगा तो किसके लिए होगा? और सम्राट तो वैसे भी विष्णु का अवतार मानते हैं हमारे यहाँ पुराणों में। और आज से नहीं, आप समझ लें इजिप्ट में रामासस से लेकर और थाईलैंड में राम तक, राजा की गद्दी पर जो बैठा है वो विष्णु का ही अवतार है। और प्रभु का मान प्रभु के चरणों में आ जाए तो क्या बुराई है? अच्छा, मतलब आप, नहीं मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है बिल्कुल भी बाबा साहब, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। आप जानते नहीं है कि मतलब जो है, आप ये भी मत भूलिएगा कि जो हमारे जो मंदिरों के अंदर जो महंत होते हैं, जो कम से कम पंडित जी महाराज होते हैं, वो भी ईश्वर तुल्य होते हैं। आप उनको चिढ़ाने की कोशिश न करें क्योंकि उन्हें चिढ़ाने के बाद इस देश में किसी की खैर नहीं होती है। आप तो है, आप मामूली पत्रकार हैं आप। नहीं, आप रोजेदार को ये ना कहें कि तबीयत ठीक नहीं होती है, इस तबीयत खराब होने में भी बेहतर होता है। फिलहाल हम दोबारा अमेरिका में आते हैं, हम दोबारा फिर मुल्क से बाहर निकलते हैं क्योंकि दुनिया देश का तो सबको सब नजर आ ही रहा है किसी ना किसी माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया से आ रहा हो या किसी भी तरीके से आ रहा हो। तो मैं पहले ही एक तो बात बता रहा था कि चीन और अमेरिका का अगर युद्ध होता है तो डेविड का कहना है, वाशिंगटन पोस्ट ने इस चीज को अपने फ्रंट पेज पर छापा है कि इस कंडीशन में अमेरिका की बहुत बुरी हार हो जाएगी। अब वो कैसे हो जाएगी, क्या हो जाएगी, उसकी डिटेल्स नाजरीन को मैं यहाँ नहीं बता सकता, बहुत लंबा आर्टिकल हो जाएगा। उसके अलावा द इकोनॉमिस्ट का जो नया इशू आने वाला है उस इशू में उसका कहना है कि यूरोपियन यूनियन टूट जाएगी। यूरोप के जितने देश इकट्ठे होके एक यूनियन बनाई थी, उन्होंने यूरो निकाला था, तो उसमें सबसे पहले तो ब्रिटेन अलग हुआ है, उसके बाद फ्रांस और बाकी सब कंट्री भी अलग हो जाएंगी। इसके साथ में आपको एक और इशारा दे दूं कि कल फ्रांस ने अमेरिका को धमकी दी है कि अगर वैक्सीन सबसे पहले अमेरिका में गई तो हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। आप इसको मान सकते हैं कि फ्रांस ने अमेरिका को चुनौती दे दी है। और आप अच्छी तरह नहीं, ये नूरा अगर कोविड-19 को लेके कोई बयान दिया जाता है तो उसको आप नूरा कुश्ती समझिए, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। वो नूरा कुश्ती है, जनता पर प्रभाव डालने के लिए, अपनी जनता को ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के गेम किए जाते हैं कि कोविड-19 की वैक्सीन। मैंने फिर वो सवाल उठा दूंगा आपसे, फिर आप फंस जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि वो ऐसे बात कह रहे हैं कि अगर उसकी दवाई अगर हमको नहीं मिली तो फिर हम लड़ाई और देशों के बीच लड़ाई हो जाएगी। अभी भी आप रेशो देख लीजिए, 99% लोग अगर ठीक हो रहे हैं तो इसका मतलब दवाई है। अगर दवाई नहीं है तो मतलब ये क्योर तो 100% मौत हो जाती। अब इसका मतलब 99% लोग अगर अपने घरों को पहुंच रहे हैं, सेव हो रहे हैं, तो मतलब दवाई मौजूद है। कुछ नया खोजने की सब नौटंकी चल रही है, छोड़ दीजिए इन बातों को। मुझसे ये सब बातें मत करवाइए, आप काम का मैं फंस जाऊंगा। सबसे ज्यादा ठीक होने की रेशो तो सऊदी अरब में है। खैर, अभी हम बात कर रहे थे यूरोपियन यूनियन की, तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूं कि अगर यूरोपियन यूनियन वास्तव में अलग होने के लिए तैयार है या हो जाएगी, तो क्या आपको लगता है कि यूरो भी खत्म हो जाएगा वर्ल्ड करेंसी से? ये आज से 4 साल पहले 4 टीवी के मुबाहिसा प्रोग्राम में मैंने 1 घंटे का पूरा प्रोग्राम किया था जिसमें कहा था कि आने वाले वक्त के अंदर यूरोजोन जो है वो यूरोपियन यूनियन बिखर जाएगा। आपस में यूरो को लेकर, करेंसी को लेकर और अपने अपने संतुलन को लेकर काफी झगड़े होंगे। जर्मनी अलग लीड करने की कोशिश करेगा, फ्रांस अलग लीड करने की कोशिश करेगा। जो नक्शा मैंने पूरी तरह 4 साल पहले, नाज़रीन आप लोग भी जाइए यूट्यूब पे खोजिए,
वो आपको मिल जाएगा। 4 साल पहले का एक एपिसोड है जिसमें मैंने ये कहा था कि ये यूरोपियन यूनियन बिखर जाएगा। तो आज ये जो है पावा साहब, जो यूनियन आपका तकरार है वो जाए, इसमें अलग गठजोड़ बनेंगे और वापस इन्हें दोबारा इकट्ठे होने का इनकी मजबूरी होगी। मगर ईरान से, सऊदी अरब से, चीन से, रूस से ये अलग अलग चोरी छुपे अपने कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था शिफ्ट हो गई है। चीन, अफ्रीका और रूस, ग्रेटर यूरेशिया की तरफ अर्थव्यवस्थाएं शिफ्ट हो जाएंगी। यूरोपियन यूनियन, अमेरिका अपने सेचुरेशन पॉइंट पे था, हथियारों के जगत में मार खा चुका है, क्योंकि रूस और चीन 5वें और 6ठे जनरेशन के हथियार जो है वो बना चुकी है, और अमेरिकन दावे के मुताबिक F-35 5वीं जनरेशन को 4थी जनरेशन का S-400 पूरी तरह टारगेट करने में सक्षम है। ये तमाम सूरत हाल जो है युद्ध की नीति को शायद नाजरीन बहुत ज्यादा न समझ सके, इस हथियारों वाले मामले को जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। जिस तरह पैट्रियोट हटा लिए गए हैं, पैट्रियोट इसलिए हटवा दिए या हटा लिए गए हैं, सब जानते हैं कि इस वक्त जो चाइना में ईरान के पास भी मिसाइलें हैं, जिसने आरामको पे हमला किया, दूसरे और जगहों पे हमले हुए, कहीं जहाजों पर हमले किए गए। अभी इराक में जिस तरह से जवाबी कार्रवाई में ईरान के हमले किए गए और पैट्रियोट और थाड़ जो है वो उन हमलों को नहीं रोक पाई, आयरन डोम भी इन हमलों से नहीं बचा पाई। तो वो जानते हैं कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो जीरो हो चुका है। मगर उसके बावजूद अगर चाइना और अमेरिका अगर इस तरह की डायरेक्ट लड़ाई की आप बात करते हैं तो मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि अभी तक के इतिहास में अमेरिका पहले किसी दूसरे देश को मोहरा बनाता है, उसको फंसाता है, उसकी तरफ से लड़ने जाता है, सिपाही उसके होते हैं, ढाल उसकी होती है, और यहां पर वो अपने वेपन देकर उनके साथ सपोर्ट कर सैटेलाइट सपोर्ट करके, फौजी सपोर्ट करके अपने पैसे वसूलने का काम करता है। ये गेम शायद इसी तरह का वो करने वाला है और बहुत जल्दी शायद ये गेम होने भी वाला है। अब देश इसके चपेट में कौन से आने वाला है वो मुझे नहीं पता है, वो तो आपको पता होगा, मैं नहीं जानता। अच्छा, इसी रेफरेंस में मैं एक सवाल और है मेरा आपसे। इकोनॉमिस्ट टाइम्स ने भी लिखा है, आपने भी हो सकता है पहले जरूर बताया होगा, क्योंकि जितनी भी लेटेस्ट खबरें मैं बताता हूँ आप उसके सामने से निकाल के ले आते हैं कि 3 साल पहले मैंने कही थी। नहीं, आप देख लीजिए मैंने क्या कही थी, मैंने तो कई वीडियो भी लगा दिए। फिलहाल मेरा जो अगला आपसे मैं चाहता हूँ विश्लेषण वो ये है कि बार बार आत्मनिर्भरता का शब्द यूज किया जा रहा है। ये आत्मनिर्भरता अगर इसको बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये क्या है? ये आत्मनिर्भरता का मतलब क्या अपने आप को गांधी की तरह 5 गांव में सिकोड़ लेने वाली आत्मनिर्भरता है, या आत्मनिर्भरता ये है कि हम बाकी सब दुनिया से ताल्लुकात खत्म करके और फिर एक जंगली जीवन में जीने लगे कि जो हमने घर में उगाया वही खा लिया? तो ये कंफ्यूजन है थोड़ा सा। देखिए ये ऐसा भी नहीं है हम बेवजह तनकीद, बात पूरी ऐसा है कि अमेरिका में 3 पावर सेंटर है, एक पेंटागन, एक व्हाइट हाउस, और तीसरी वहां का पावर सेंटर है वहां की मार्केट, वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट। तो इंडस्ट्रियलिस्ट तो कभी नहीं चाहेंगे, मार्केट तो कभी नहीं चाहेगी कि आत्मनिर्भर हो जाए, अपने आप में सिमट जाए। पेंटागन का वजूद खत्म हो जाएगा अगर वो अमेरिका के अंदर ही रहता है। तो इस आत्मनिर्भरता का क्या मतलब है आपके हिसाब से? देखिए, अलग अलग आत्मनिर्भरता का मतलब अलग अलग देश के लिए अलग अलग है मेरी नजर में। अगर मैं आत्मनिर्भरता की सऊदी अरब की पॉलिसी देखता हूं तो वो जानते हैं कि उन्हें तेल के बाजार से जल्दी निकल के, क्योंकि आने वाला दिन जो है वो थोरियम, सिलिकॉन और तमाम नई तकनीक पर जाने वाला है, तेल की जरूरतें कम हो जाएगी, एनर्जी के स्रोत बदल जाएंगे। वो इस हालात को समझकर अपनी पॉलिसी को चेंज करके आत्मनिर्भर अपनी अर्थव्यवस्था को करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन जानते हैं कि उन्हें नए तरीके से नए देशों के साथ अपना कोलिशन करना पड़ेगा। अब एक ही तरीके से एक दूसरे के देश में जाके काम करके बहुत आसानी से अपनी अर्थव्यवस्था को मीट आउट करने का मौका उन्हें नहीं मिलेगा, इसलिए अपने अपने देश में अर्थव्यवस्थाएं कर लें। अगर मैं पाकिस्तान जैसे देश की बात करूं कि उसकी आत्मनिर्भरता का क्या अर्थ हो सकता है, तो उसका अर्थ ये हो सकता है कि उसे फैसला करना पड़ेगा पूरी तरह से कि तुम्हें चीन के साथ रहना है कि अमेरिका के साथ रहना है। बड़ी एड मिलती है अमेरिका से,
बड़ी एड मिलती है चीन से। अब दोनों में से किसी एक का फैसला करना पड़ेगा, सीधी बात है। युद्ध होगा तो ये तो अमेरिका की तरफ से तुमको लड़ना पड़ेगा या चीन की तरफ से लड़ना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में अगर अमेरिका की तरफ से लड़ना है तो आप अमेरिका से जो इंपोर्ट कराते हो उससे आपको छोड़कर आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, और जो चीन से मंगाते हो, अगर चीन के अमेरिका के साथ जाते हो तो फिर जो है चीन से आपको तमाम हाथ धोना पड़ेगा। यानी कि कुल मिला के आप किधर जाओगे किधर नहीं जाओगे ये आपको पता नहीं है, और आपके झगड़ा होने के बाद ना अमेरिका आपको माल पहुंचा पाएगा, चीन के साथ आपका संबंध खत्म हो जाएगा। ऐसे में आपके पास माल पहुंचाने या लेने या खरीदने की गुंजाइश ही नहीं बचेगी। दुनिया में आइसोलेट हो जाएगा वो देश, और आइसोलेट होने के बाद एक पूरी तरह से कमजोर टुकड़ी की तरह रह जाएगा, और उसे अपने ही घर में खोद के खाने की आदत डालनी पड़ेगी। ये स्थितियां हो सकती हैं। बाकी मैं पत्रकार हूं और बहुत हरामी भी हूं। नहीं तो इसका मतलब ये माना जाए कि दो नाव में सवारी करने वाले का पजामा फटेगा जरूर। वैसे पजामे का मतलब पक्का कुछ और लगा लेंगे। फटेगा, फटेगा। हाँ, तो इससे निकलने का आपको क्या उपाय लगता है? अगर किसी की मनो इच्छा ही ना हो तो कैसे? अब ये इस चीज का तो मैं कोई जवाब नहीं देना चाहता यहाँ पे, लेकिन मुझसे ज्यादा हमारे दर्शक अच्छी तरह जानते हैं कि इसका क्या अर्थ होता है। तो आपको और मुझे दर्शक समझ लेंगे। प्रोग्राम को यही खत्म करते हैं। आपको बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, बस आप समझ लीजिए हम पागल से लोग हैं, अपनी बातें कर लेते हैं, बाकी आप लोग समझ लेते हैं। तो बाकी अधूरी रह गई है, इस प्यास को बुझाएंगे अगले प्रोग्राम में।